नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में एक चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा से पहले ही राज्य में चुनावी पारा चरम पर है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही कर दी थी। दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य कर्नाटक है जहां बीजेपी की सरकार है। इसी के सहारे बीजेपी दक्षिण में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश में है। चूंकि उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा का वर्चस्व चरम पर है, वहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगे ना लगे, लेकिन और ज़्यादा सीटें पाने की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं बची है। इसलिए कर्नाटक में सत्ता में वापसी उसके लिए बेहद अहम है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 7 बार दौरा कर चुके हैं। इन दौरों के दौरान बड़ी बड़ी रैलियों में प्रदेश के लिए अनेक बड़ी परियोजनाओं के तोहफे देने की घोषणाएं प्रधानमंत्री कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के विकास की घोषणाओं के इतर भी बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी दक्षिण से ही सत्ता में वापसी की बयार शुरू होने की उम्मीद पाले हुए है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही पार्टी ने प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी थी। चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने 124 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। राज्य में तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी JDS पूरी ताकत के साथ मैदान में है। JDS ने भी 93 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से बीजेपी 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं कांग्रेस सबसे ज़्यादा वोट लेकर भी 78 सीटें जीत पाई थी। इस चुनाव में JDS को 37 सीटें मिली थी। इस समय राज्य में बसवराज मुंबई की सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे हैं, लेकिन विरोधी दल मुंबई सरकार के भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कांग्रेस ने तो 40% कमीशन की सरकार घोषित कर रखा है। वहीं 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में एक बड़ी रैली करके लोगों से स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज राज्य को तेजी से विकास की ज़रूरत है, जो केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार ही दे सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस तो इसे अपने नेताओं के खजाने को भरने वाले ATM के रूप में देखती है। कहने का तात्पर्य ये है कि भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और JDS के चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी किया जाना उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वहीं भाजपा नेतृत्व का विश्वास हिला हुआ दिखता है। पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को दरकिनार करके चुनाव अभियान चलाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन बाद में येदियुरप्पा को ही आगे रखने का निर्णय लिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए भी येदियुरप्पा के चेहरे को आगे किया गया है। उनका लिंगायत समुदाय में खासा प्रभाव है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का 4% आरक्षण खत्म करके वोका लिंगा और लिंगायत समुदाय का को 2% आरक्षण बढ़ा दिया है। इससे जहां दोनों बड़े समुदायों को खुश करने की कोशिश की गई है, वहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए माइक्रो स्तर पर प्लानिंग की है। छोटे छोटे समुदायों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति के तहत विभिन्न जातियों और उपजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 2 दर्जन स्थानीय राजाओं और सरदारों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उरीगोड़ा और निंजागोड़ा की लोक कथाओं के सहारे उन्हें सच्चे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित किया है।
इन कहानियों में बताया गया है कि इन दोनों वीरों ने न केवल अंग्रेजों को टक्कर दी थी बल्कि टीपू सुल्तान को भी खदेड़ दिया था। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में नए सिरे से जातीय समीकरणों को गढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने की पहल की है। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म किए जाने के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भले ही राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी विपक्षी दल एकजुट होते दिख रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं है। कर्नाटक में तीसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टी जेडीएस पूरे दमखम के साथ मैदान में डटी है। उसे भी जनता के बीच राज्य की बीजेपी सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी से काफ़ी उम्मीदें हैं। वहीं चुनाव के समय ही नींद से जागने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि उनका कोई खास प्रभाव राज्य में नहीं है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के जातिगत समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। फिर भी यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच ही माना जा रहा है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान है कि त्रिशंकु विधानसभा बनने की सूरत में जेडीएस की भूमिका अहम हो जाएगी। हालांकि प्रदेश का मतदाता अपना मन पहले ही बना चुका है, लेकिन अभी चुनाव प्रचार का मुख्य दौर बाकी है। साथ ही बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद चुनाव की काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।